इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। We have large number of electromagnetic waves. Their orderly arrangement, ये बोर्ड में भी आता है कि फला फला ये है, इनको अरेंज करिए। Orderly arrangement of, it is orderly arrangement of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency. It is called electromagnetic spectrum. अलग अलग अगर वेव्स, तो इनमें एक तो ये याद रखें, मैं फ्रीक्वेंसी रेंज लिखूंगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फॉर्मूला रहेगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसीज पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। All these waves travel with velocity of light. तो अगर हम इसको ये बताएं कि भाई सबसे पहले रेडियो वेव्स, ये स्पेक्ट्रम आना चाहिए, फिर माइक्रोवेव्स, नोट्सों में उल्टा लिख रखा है, फिर इंफ्रारेड रेज, रेडिएशंस या रेज कह सकते हैं, फिर विजिबल लाइट, then ultraviolet rays, then X-rays, and last one gamma rays. This is electromagnetic spectrum. ऊपर से जब आप नीचे आते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपको अगर ये ऑर्डर आएगा तो इस ऑर्डर की मदद से आपको, जैसे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, इसको 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 अरेंज करो जी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या उल्टा, तो आपको ये ऑर्डर आना चाहिए। और इसमें भी विजिबल लाइट में भी कौन होते हैं, विब गयो स्पेक्ट्रम होता है। तो रेड की साइड में रेड, विब गयोर, और इसकी तरफ वायलेट। इसका मतलब ये ऐसे होता है। इंफ्रारेड, जो ये शब्द है इंफ्रा और अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा, इंफ्रा का मतलब इंफीरियर, कम। क्या, फ्रीक्वेंसी। रेड कलर मैक्सिमम वेवलेंथ होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम, किसमें, विजिबल लाइट। समझ गए? तो ये शब्द बनते हैं फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से एक आध बार कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दे, एक कलर भी दे दे, रेड कलर या वायलेट या येलो, तो आपको इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ये विजिबल लाइट। अब मैं फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी लिखूंगा, आप उसको उससे कर सकते हैं। देखिए 10 की फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज अंडरस्टूड है, आप ये याद कर ले, वेवलेंथ आप खुद निकाल सकते हैं, C बाई फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो विजिबल लाइट होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटे 4 × 10 की पावर 14 से 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। याद करने का भी तरीका। माइक्रोवेव होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। गीगा मीन्स 10 की पावर 9, तो गीगा का मतलब 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज। तो देखो इंफ्रारेड की याद रखने की जरूरत ना पड़ी, इन्हीं के बीच में तो
3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज से लेकर ये यहाँ तक 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक। फिर ये फाइनल आ गई इसकी 10 की पावर 9 और ये होती 5 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 9 हर्ट्ज रेडियो वेव्स। ठीक है, अब आगे क्या होंगी, ये 8 से शुरू हुई, 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10 की पावर 17 हर्ट्ज। ये 3 इंटू 10 की पावर 17 हर्ट्ज से लेकर ये होती 3 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज। ये भाई 10 की पावर 18 से लेकर 5 इंटू 10 की पावर 23। ये वेरी कर सकती है, तीनों जो है ना ये ओवरलैप कर सकती है। देखो ये ओवरलैप कर रही है कुछ, जैसे मैं कह दूं इसको चलो 3 गुना 10 की पावर 18 से लेकर ये ओवरलैप कर रही है तो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू आइडेंटिफाई द अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, कैसे पहचानोगे आप? बाय द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वो कैसे पैदा की गई है, इस ढंग से अब इसी के साथ थोड़ा याद रखने की, वेवलेंथ रेंज समझ गए ना, उल्टी हो जाएगी इसकी। वैसे याद रखोगे एनर्जी होती है जी E इज इक्वल टू एच न्यू, गामा एच न्यू फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो वेव तो कोई खतरनाक नहीं होती, गामा रे बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसका मतलब ज्यादा एनर्जेटिक है। ज्यादा एनर्जेटिक का मतलब दे कैरी मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी का मतलब दे हैव मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब दूसरा है इनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन कैसे है? रेडियो वेव सिंपल एलसी ऑसिलेशन से पैदा होती है। एलसी ऑसिलेशन ये हमारी स्पेशल ऑसिलेशंस इन वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इसका एक नाम होता है मैग्नेट्रोन, शायद उसमें जो ये वाली है इंफ्रारेड, विजिबल और ये अल्ट्रावायलेट, ये सारी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और आयन से होती है। आप देखते हैं कि हाइट, आपने ये पढ़ी होंगे लाइमैन बाल्मर पास्टन सीरीज पढ़ी है। लाइमैन किस में आती है? अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर किस में आती है? विजिबल में। और बाकी सारी, ठीक है, पास्टन सीरीज और पीफंड सीरीज और जो दूसरी सीरीज है वो सारी किस में आती है? वो इंफ्रारेड में आती है। वो क्या होता है? एक्साइटेशन ही तो है एटम्स और आयंस। तो एक सोर्स तो इनका यही है, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसमें तो होता ही है विजिबल एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो विजिबल लाइट है तो होती है उसी से। अब इंफ्रारेड का एक और नाम है, आपने सुना हो क्या? इंफ्रारेड का इसको जो है ना, इसको क्लिस्ट्रॉन ट्यूब बोलते हैं। क्लिस्ट्रॉन। अब जैसे इसका नाम सुना, एक्साइटेशन, हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट रेडिएशन। कि कैसे हीट पैदा की? हीट से जब सन से एनर्जी आती है तो जो हीटिंग पैदा करती हैं वो यही होती है। ये नहीं कि सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सन से तो सारी आती है,
तो ये नहीं कि हीटिंग भी सारे ही पैदा करते हैं, नो। तो ये क्या होगा, हॉट बॉडी से सम तो सभी का सोर्स है। ये क्या होगी, स्पार्किंग से, तो एक्साइटेशन तो है ही, स्पार्क एक्सेट्रा, वहां भी अल्ट्रा वैसे एग्जाम में नहीं आते। एक तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब इनका क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसकी ज्यादा वगैरह। फिर है जी एक्स-रेज, collision between high energy electron and high atomic number यानी Z atom like tungsten, कि जब बहुत एनर्जेटिक एक इलेक्ट्रॉन आए और टंगस्टन के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते, तो देखो अंदर वैकेंसी होगी तो ऊपर से धड़ाधड़ नीचे नहीं पड़ेंगे, मतलब नीचे वाले में आएंगे, तो ये एक्स-रेज निकलते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर ओरिजिन, ये तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलते हैं। ये इनके कुछ यूज, प्रोडक्शन, ठीक है। अब इनके हैं डिटेक्शन, एक दूसरी लाइन है डिटेक्शन। तो ये सिंपल एंटीनास हैं या एरियल्स हैं, उनसे ही आप रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। इनसे आप रिसीव करते हैं। इनको भी, इनमें भी एंटीना भी लग जाता है, और जो ये जो हमारी माइक्रोवेव होती है, एंटीनास भी होते हैं, और स्पेशल ऑसिलेशंस, कोई जो पीजोमीटर, पीजो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं, उनसे ये पता नहीं कर सकते। अब अगले जितने भी है ना, सबका एक तो है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट या फोटोग्राफिक प्लेट भी है, सबका फोटोग्राफिक प्लेट है। सब नीचे तक जाएंगे, ठीक है। अब आ गया ये, इनमें और क्या हो सकता है, बोलोमीटर एक चीज होती है, थर्मोपाइल होती है, जो थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड, ये सारी, ये ह्यूमन आई तो कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। अल्ट्रावायलेट फोटोग्राफिक प्लेटिंग, ये एक्सरे गीगर ट्यूब्स होती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, इस तरह से। लेकिन बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, आज तक कभी नहीं आया इनका क्वेश्चन कि इनकी ये होती है, इन पे मैंने जैसे बताया। तो एक तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, अरेंजमेंट है, क्लियर, कि भाई एक तरतीब से अरेंज करिए, या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली या फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है इनका यूज, उस पर भी कई बार 1 मार्क क्वेश्चन, टोटल 3 या 4 नंबर का आएगा, इस बार 4 का तो आ सकता है, तो मतलब एक की 2 का ऐसा कुछ। तो ये 3-4 ही बातें, इसमें सभी में से एक ही क्वेश्चन। जैसे आ जाए रेडियो वेव एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाए तो सभी का यूज लिखो, अलग अलग आता है क्वेश्चन आपको,
कौन सी रेडिएशन किस काम आती है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो नोट्सों में आखिरी पेज इसी का समर्पित है एप्लीकेशंस का कि भाई रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव की यूजेस क्या है? कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, इन एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज रेडियो। रेडियोथेरेपी, कई ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी होती है, और एक आध बार रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी होती है कि भाई हम एस्ट्रोनॉमी का भी यूज करते हैं। तो ये इसकी यूजेस देखिए, जो बोल रहा हूं वैसे भी लिख सकते। माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव कहाँ नाम सुना है? इसमें हीटिंग के लिए, उसको मैं बाद में बताऊंगा एक बार कि भाई माइक्रोवेव ओवन कैसे काम। इसका जो माइक्रोवेव का सबसे अच्छा यूज है वो है राडार में। जैसे नोट्सों में रेडियो वेव को कई हिस्सों में तोड़ रखा है, वो सारी बातें कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। एएम कम्युनिकेशन, एफएम, इतनी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई, वो इसी की एप्लीकेशन में ज्यादा नहीं। ठीक है, तो माइक्रोवेव किसमें? राडार में। राडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, लाइक मिसाइल्स, एरोप्लेन्स, उनकी लोकेशन के लिए। ठीक है, जैसे अक्सर आ जाता बोर्ड में, विच रेडिएशन, विच पार्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये मिसाइल्स या ऐसे कर। ठीक है, तो राडार से हम पता लगा कि कितनी दूरी पे कोई प्लेन की दूरी से। तो माइक्रो, अच्छा दूसरा माइक्रोवेव ओवन। टू प्रोड्यूस द हीट। अब कोई कहे कि भाई कैसे काम करती है माइक्रोवेव ओवन, ये अलग से सब्सिडरी क्वेश्चन, मतलब हाउ द माइक्रोवेव फंक्शंस। अगर वैसे क्वेश्चन बताना हो तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा जरूरी है, आमतौर से क्वेश्चन को बता सकता है। बनाए हैं माइक्रोवेव में, क्या बनाया है? पिज्जा, रोटी भी बनती है। आमतौर से माइक्रोवेव जो आम घरों में गुलाब जामुन गर्म करने के ज्यादा काम आती है आमतौर से, या शकरकंदी भूनने को, उबालने के लिए, आलू गर्म करने, आलू को मतलब वो करने के लिए उबालना कहें या भूनना कहें, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, इनमें एक खास बात कभी सोचा कैसे काम करते हैं? देखिए माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज अब 10 की पावर 9 हर्ट्ज और सेम एज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी उसी ऑर्डर में होती है। तो अगर आपको चावल बनाने हो तो पानी डालना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चीजें जिनमें पानी ऑलरेडी होता है उसमें डालने की जरूरत नहीं, उसमें तो सुराख से कर देते हैं, फॉर्क से, या ना करो तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, अदरवाइज होता यही। इस पे रेजोनेंस पे बेस्ड है ये कि जब माइक्रोवेव्स आती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम रेडिएशन। जब दो का तालमेल होगा तो सीधी सी बात है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे आपको कहा जाता है ग्लास के वो लीजिए कंटेनर्स,
ग्लास भारी होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो ज्यादा एनर्जी नहीं लेता। बहुत बार देखते हो कि बहुत गर्म भी नहीं होता, ठीक है, वो इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसका कोई वास्ता नहीं। भाई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी ज्यादा कब होगी? जब मेरा और किसी का विचार मिले। अब जब हम पढ़ रहे हैं, अगर मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो मैक्सिमम आउटपुट आएगी। तो उसी तरह से क्योंकि रेंज सेम होती है दोनों की, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो व्हेन माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन दैट फूड पार्टिकल, द वाटर प्रेजेंट इन देम absorb the maximum energy, resonance occur, and water molecules start vibrating vigorously। अरे उनकी एनर्जी बढ़ गई वाटर मॉलिक्यूल की, और वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। लास्ट ईयर पढ़ा हमने टेम्परेचर के डायरेक्टली, यानी जितना ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो चीज कुक्ड, या तो कुक कह सकते हो या गर्म दो, ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग के ऐसे का। इसी तरह से माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट फोन्स, जहां पर कोई साधन नहीं होता। जैसे अफगानिस्तान में कई बार बैटल फील्ड में जाते हैं पत्रकार वगैरह, तो ये कहां से कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, सैटेलाइट फोन से, ठीक है। तो वहां पर माइक्रोवेव, मतलब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव की वेवलेंथ फ्यू मिलीमीटर होती है, तो इसीलिए दे कैन बी सेंट एज इन ए specific direction and diffraction is small, फैलेगी नहीं, is negligible। इसलिए एक पर्टिकुलर, एक यूनिडायरेक्शनल, ज्यादा वेवलेंथ नहीं है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजी जा सकती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कैन बी रिसीव्ड बैक। इज इट क्लियर? ये है। तो ये रेडियो वेव्स, इसका माइक्रोवेव्स की यूज। फिर आए जी इंफ्रारेड। एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान देंगे। इंफ्रारेड को हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं। कहां यूज होती है? डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको अभी बताऊंगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर लुक थ्रू फॉग, हेज, और यू कैन से नाइट विजन। आप डिस्कवरी पे देखते हो, रात को वो देखते हैं शेर क्या कर रहा है, फला जानवर क्या कर रहे हैं। थर्मल इमेजिंग के लिए उन अलग अलग पार्ट के, किसी जैसे हमारा भी कोई थर्मल इमेजिंग ले तो हार्ट का अलग टेम्परेचर है, फला का अलग है, तो वो पिक्चर अलग बन जाएगी। वो थर्मल सेंसर से उसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, ठीक है। नाइट विजन में जैसे फॉग लैंप होते हैं, उसके सब इंफ्रारेड रेडिएशन से। कई बार क्विज में पूछ लेते हैं, रिमोट में जो रेडिएशंस होती हैं इंफ्रारेड होती हैं, तो रिमोट से जो कंट्रोल करती हैं, तो ये भी उसी में रिमोट। ये सारी हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस के यूजेस, और ये भी कैसे, और भी है क्या, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सैटेलाइट। अरे सन से एनर्जी लेते हैं सैटेलाइट, हीट की फॉर्म में लेते हैं। टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म, कोई कमरे में चाहिए, वार्म चाहिए, इंफ्रारेड का यूज करें।
जो गर्मी होती है वो सारी रेडिएशन में नहीं होती, सन से भी हम रिसीव करते हैं एनर्जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्ट्रावायलेट भी गर्म कर रही है, नो। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे तो आजकल ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या होता है, कोई बताएगा? जो कोल्ड कंट्री है वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसके अंदर सन की जब रेज आते हैं वो बाहर नहीं जा पाती, तो अंदर टेम्परेचर चेंज होता है। क्योंकि द एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट वार्म बाय एनक्लोजिंग इंफ्रारेड रेज। ग्रीन हाउस गैसेस हम नाम सुनते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में भी बना रखे होते ग्रीन हाउसेस, पर्टिकुलरली विंटर के अंदर गर्म। लेकिन इसके नेगेटिव असर ज्यादा आजकल। क्या? सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये बड़ा जबरदस्त वर्ल्ड वाइड एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, अर्थ समिट, जैसे फ्रांस में शायद 5 या 7 साल के बाद होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड, कि बहुत खतरा है पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, कि अगर 1-2 डिग्री भी बढ़ गया तो पता नहीं कितने फुट या इतने वो सी लेवल बढ़ जाएगा, और बहुत सारे शहर तो डूब ही जाएंगे आने वाले 10-20 साल में। 10-20 नहीं, सॉरी, शायद 50 से 1 साल में। तुम तो शायद देख पाओगे कि 10-20 साल में फर्क पड़ जाता, पर अब तो बेटर हो गया है। अब तो बेटर हो गया, कम हो गया कोविड की वजह से। नहीं, फिर भी कुल में अब आप देखते होंगे कई बार सर्दियों में देखते पूरा यूरोप जम गया, फलां जम गया, लेकिन अगर एवरेज असर देखेंगे ना, वो घटने का ही होता है। कि आप देखोगे कि अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आई हुई है, सर्दियों में भयानक सर्दी और गर्मियों में भयानक गर्मी। इस बार बहुत सालों बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गर्मी उतनी खूंखार नहीं हुई जितनी हो सकती, क्योंकि बारिश आती रही बीच बीच, और जो बहुत ही खतरनाक वाली होती वो शायद हुई ही नहीं इतनी, की एक लंबा स्पेल नहीं चला सकता गर्मी का। तो बड़ी वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम। लेकिन फिर वही हमारा और यूरोपियन का, वहाँ तो 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो गर्मी मर गए। वहाँ पंखों का ही शायद प्रचलन नहीं है, वहाँ तो रूम हीटर्स का है। जैसे 1-2 हमारे जानकार कनाडा में रहते, यूएस में रहते हैं। नहीं, यूएस का तो खैर अलग अलग पार्ट है। एक टेक्सास है जिसमें मेरे 2 स्टूडेंट रहते हैं, तो वो कहते थे यहाँ तो इंडिया जैसा ही है। अब जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ 42-43 था। तो टेक्सास जो है वो लोअर मतलब इक्वेटर की तरफ है यूएस में, तो उसमें वाशिंगटन टाइप वो सर्द इलाके हैं जो पोल के नजदीक। पोल के नहीं, ईस्ट कोस्ट पे, जो ईस्ट कोस्ट वाले, ईस्ट कोस्ट के अच्छा तो ऊपर होंगे वो भी, तो गर्म से। वॉशिंगटन तो नीचे है। कौन? वॉशिंगटन तो नीचे है, नीचे है, इक्वेटर के पास है वॉशिंगटन, ये थोड़ा सा नहीं शायद। अगर यूएस का मैप देखे तो ऐसा है ना, तो टेक्सास यहाँ से है, वाशिंगटन शायद यहाँ से है। ऐसा तो नहीं है, जैसा मैक्सिको ग्रो कर दिया। कोई नहीं, जब जाएंगे तो बता दें। ठीक है, टेक्सास में इंडियन बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या है टेक्सास में। और वो एक तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि उनको वेदर कंडीशन, दूसरी बात कि भाई ये भी अभी कोरोना डेज में उसका फोन आया, तो बोले जी अब तो यहाँ भी बढ़ गए, कंपैरेटिवली वहाँ भी कंट्रोल था। न्यूयॉर्क जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर प्रसार ज्यादा था। अब रूस तो सारा है साइबेरिया में जमा हुआ है वहाँ, लेकिन रूस में भी कुछ ऐसे कंट्री है, जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो एमबीबीएस करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर 15-20 तो रहे गर्मियों में, तो अदरवाइज तो -40 माइनस ऐसे टेम्परेचर है। तो कनाडा में भी कम टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब है कि ग्रीन हाउस एक बड़ा वरिंग
फैक्टर है हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस में। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसका एक बड़ा इंटरेस्ट कैसे काम करता है अर्थ के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इन डे टाइम, जैसे इन डे टाइम क्या है, सोलर एनर्जी हीट्स the earth and temperature increases by small amount। टेम्परेचर ऐसा तो नहीं ना कि बहुत भयानक पड़ जाए, सो उबलने लगी, ऐसा तो नहीं होता ना। और हर चीज आपको लास्ट ईयर पढ़ा स्टीफन्स लॉ से कि एवरी बॉडी हैविंग टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन एमिट द एनर्जी, हीट एनर्जी। In night, earth emit energy, heat energy, which is in infrared region, and lower atmosphere containing क्या most of the क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड and related gases and clouds as well, does not allow these radiation to go away, these reflect them back। cloud तो good reflect हो, and trap, यानी कि ये समझिए trap these radiations, so temperature of earth become warm at night as well, ठीक है, या lower atmosphere remain warm। और हम एडिशनल लगा दें, अपने घर में लगा दें ग्रीन हाउस, तो उसमें जो गाड़ी में आप धूप में गाड़ी को थोड़ी देर खड़ी रहने दो, फिर आप अंदर जाइए, कितनी उबलती हुई मिले, क्योंकि सोलर एनर्जी अंदर तो आ गई, लेकिन जो दोबारा जाना चाहती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो ग्लास और वो दूसरी चीजों से जाने नहीं देती, तो वो अंदर ट्रैप हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है बाहर से, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा खिड़की खोलिए या शीशे खोलिए, फिर एसी चलाइए थोड़ी देर बाद। तो ये सारी चीजें। अब इसी से रिलेटेड बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया हुआ, क्या वाई क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, एक दूसरा, इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, ये दूसरा आया हुआ है, ये आपको जनरल क्वेश्चन है, नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड बी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि लोअर या हायर, कि अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता कम होता? कम होता। क्यों? ठीक आंसर, इन दैट केस देयर इज नो ग्रीन हाउस। अरे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, और ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता? कम हो जाता। वाई क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग देखकर, आज तो बादल हैं, आज तो गर्मी रहेगी रात को, उतनी सर्दी नहीं होगी। सर्दियों में आमतौर से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आज तो इतनी सर्दी नहीं होगी। क्लाउड्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो वो जाने ही नहीं देते वापस, एंड लोअर एटमॉस्फेयर बिकम रिचर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस,
मतलब ज्यादा हीट रेडिएशन, मतलब वार्म, मोर वार्म। मून पे जाना इसीलिए तो खतरनाक है, क्या दिन में 200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर रोकने वाला नहीं, और रात को -110 या -100 कुछ ऐसा। तो वहां तो बहुत खतरनाक बात है कि जब तक सन, और आप ये पढ़ेंगे आगे जाके ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे, इस बारे पे हटा दिया कि अब्रप्ट होता है सनराइज और सनसेट मून पे। जैसे सूरज, आप हमारे यहाँ तो 7 बजे सनराइज होना है तो 6 बजे ही दिखने लग जाता है, या 5 बजे ही दिखने लग जाता है, विजिबिलिटी हो जाती है। वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां तो सनराइज हुआ एकदम दिख गया, जस्ट होने वाला है तो भी कुछ नहीं, अंधेरा है। क्यों? एटमॉस्फेयर नहीं है, डिस्पर्सन नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है, इसलिए ये उसमें पढ़ेंगे। और स्काई का कलर कैसा होता है मून से देखे तो? ब्लैक। अर्थ से देखे तो कैसा लगता है? ब्लू। ये आप लोअर क्लास में 10वीं में पढ़ते, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है? ऐसे तो ये कोई डाउट हो तो पूछिए। तो ये इसका किसका जिक्र कर रहे थे हम? इंफ्रारेड रेडिएशन। रात को फोटोग्राफी, नाइट विजन में हमने कहा नाइट फोटोग्राफी भी एक यूज बनाना हो, एक आधा पॉइंट तरह से, तो जरूरत नहीं पड़ती, आमतौर से एक आधा क्वेश्चन है, ठीक है? अब इंफ्रारेड के बाद आते हैं विजिबल लाइट। ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा इलोंगेट कर रहा हूं, क्योंकि अगला चैप्टर फिर अगली क्लास में शुरू कर देता है, मतलब ज्यादा समझा रहा हूं, जिसकी जरूरत जनरल आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। विजिबल लाइट के क्या यूजेज हैं? टू सी दिस वर्ल्ड। बटन यहां से तो दबेगा नहीं, खुश है। विजिबल लाइट, टू लुक दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, या नहीं है पता नहीं, मतलब टू लुक दिस वर्ल्ड। एस्ट्रोनॉमी में अरे प्लेनेट वगैरह दिखेंगे नहीं तो आप क्यूरियस कैसे होगे? माइक्रोस्कोपी में जो माइन्यूट चीजें हैं उसको देखना चाहते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद से। और टेलीस्कोप्स का भी यूजफुल तभी है जब हम देख पाएंगे चीजें। तो इन सब के यूज क्या है? और ये भी कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो भी निकलते ही उसी के कारण है। ऐसे फिर है अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज, हाँ सुना है नाम? स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर बहुत होती है। आरओ में फिटेड विद यूवी ऐसे करके आता है, वायरस किल करने में काम आती है। दूसरा टू किल द बैक्टीरिया और वायरस। डी इन्फेक्शन में जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अगर डी इन्फेक्ट करना हो वो अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है? टू इनविजिबल राइटिंग, टू रीड द इनविजिबल राइटिंग। अब आजकल एक ये आते पेन से, अगर आपने देखे हो, वो लिख दिया कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक खास तरह की लाइट डाली तो अक्सर चमक जाते हैं। पुराने जमाने में विलन भेजता था कि भाई एक खाली कागज आ गया, वो लिखे जी कुछ नहीं लिख रखा, फिर वो एक पर्टिकुलर ये अल्ट्रावायलेट डालते थे तो वो लिखा हुआ चमकने लग जाता, ठीक है? तो इस टाइप ये इसके अल्ट्रावायलेट रेज के यूजेस। हाँ, ये मतलब इसमें जो फूड होता है उसके भी बैक्टीरिया को किल करने, टू कीप द फूड प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि वो खराब ना हो, इसके लिए भी आपका द्वारों में यूज हो, फूड के लिए, ठीक है? माइक्रो बैक्टीरिया जो चीजें होती हैं वो यही मार सकते हैं।
आजकल कोरोना का टाइम है तो आप देखते हो DRDO ने बनाया है टू किल द बैक्टीरिया कोरोना वायरस, डी इन्फेक्ट PPE वगैरह को डी इन्फेक्ट करने के लिए DRDO जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, उसने एक बनाया है कि भाई जो पता नहीं कितने सारे PPE को 5 मिनट में 10 मिनट में डी इन्फेक्ट करना। ये सारे यूजेज हैं अल्ट्रा। एक्सरे सर्जरी में एक इंफ्रारेड का आई सर्जरी का भी होता है। इंफ्रारेड जो है ना वो आई सर्जरी में यूज होता है, इंफ्रारेड एक्सरे टू सी द इनर ब्रोकन बोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सरे की मदद से आप पता कर सकते हैं। तो सर्जरी में भी हेल्प करते हैं कि भाई क्या टूटा फूटा क्या हुआ है, वो ये टू नो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कई बार आया विच रेडिएशंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो स्पाइन के लिए या डिटेक्टिव पर्पजेस के लिए, देखो जो हम मॉल वगैरह में जाते हो ले खड़े रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो जब बॉडी को स्कैन करते हैं तो पी पी की सी आवाज़ आती है। वो भी एक आपके सिलेबस की चीज़ है कि क्यों आती है उसकी आवाज़, बता सकता है कि वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को एक प्रकार से डिटेक्ट करता है। उसका कारण क्या होता है, देखो वो एक छल्ला सा होता है, वो जो रिंग टाइप का होता है, कॉइल्स होती है उसके। तो अगर जैसे मैं कोई वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट लिए हुए तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गई, मेटल आ गया ना उसके बीच में, तो सेल्फ इंडक्टेंस L बढ़ गई। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो करंट जो सेंसर है, करंट कम या ज्यादा वो डिपेंड करता है वो कौन से पे होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इतना करंट आ गया वो पीपी करने लग जाता है, एक्सरे स्कैनर जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं सारे एक्सरे स्कैनर ही होते हैं कि आप सामान सूटकेस में क्या क्या सामान है सब स्कैन हो जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होती है किसी स्टेज पर। और जो मैंने बताया रेडियो थेरेपी, वास्तव में रेडियो थेरेपी में वैसे एक्सरे यूज होती है। वैसे तो मैंने रेडियो वेव में बताया था, लिख सकते रेडियो ही नाम लिखा हुआ रेडियो में। तो रेडियो थेरेपी में अब पता ना कैंसर के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती है, तो वो इसी एक्सरे से और क्या लिखे होते हैं। हाँ, एक और भी टू फाइंड द फाइन होल, मेटल शीट के अंदर कोई स्मॉल होल वगैरह तो नहीं रह गया, यानी इंडस्ट्री के अंदर कि भाई पता लगाना हो कि क्या बिल्कुल अंदर कोई ब्रोकन पार्ट तो नहीं हुआ, शीट है कोई बड़ी सी, कहीं अंदर से क्रैक तो नहीं है, क्रैक वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। और भी लिखा कुछ ये। फिर गामा रेज, गामा रेज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ट्यूमर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोन्स इन ए न्यूक्लियस कि कैसे कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आइसोटॉप पैदा करना, इन सब के बारे में गामा रेज। तो ये थे यूजेस हमारे गामा। एक क्वेश्चन अक्सर याद रखेंगे कि एप्लीकेशन कि फला विच रेडिएशन, और ऐसे भी आता विच रेडिएशन आर यूज, तो और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए या वेवलेंथ रेंज बताइए, वो मैंने आपको बताई। समझ गए। एक इसमें थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन होगा ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या होती है? O3 लेयर कहाँ है? सेक्टर 15 में है। स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक
स्काईनेट कितनी ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फीयर 10 से 50, लेकिन जो ये लेयर है ये 30 से 50 टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर 30 से 50 ओजोन लेयर 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर मोटाई है। और देखिए भगवान क्यों प्रेजेंट है, भगवान का एग्जिस्टेंस क्यों मानना चाहिए, क्योंकि सारे जुगाड़ कर रखे कि यहाँ लाइफ सरवाइव करे। ठीक है ना, क्या मतलब था सारी ओजोन 99.9% एटमॉस्फेयर की उसी हिस्से में कंसंट्रेटेड कर दी, जैसे ऑक्सीजन फैला रखी वैसे फैल जाती वो भी। तो क्या यूजफुलनेस है ओजोन लेयर की? यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज दीज रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस फॉर लिविंग सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे कॉज स्किन कैंसर। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा स्किन कैंसर का प्रभाव है, उसका कारण वही है कि वहां पर थिनिंग हो गई थी, इसकी ओजोन लेयर की। जैसे थिनिंग हो जाती है तो हम कहते हैं होल बन गया है ओजोन लेयर में, वो होल नहीं होता, मतलब डेंसिटी वहां पर कम हो गई, तो इसलिए वहां पर केसेस स्किन कैंसर वगैरह के बढ़ गए। तो ये हमारे समझ गए? देखो न्यूमेरिकल्स है, light from a source of energy flux 18 watt per meter square fall on a non-reflecting surface of area 20 centimeter square. Find average force on the surface in the time span of 30 minutes. How result change if surface is a perfect reflect? कई बार ये भी कहते हैं कि प्रेशर बताइए, प्रेशर भी निकालना पड़ सकता, ठीक है, प्रेशर। लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। अब देखो इसमें वैसे तो आसान सी, ये क्या दिया हुआ है 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी दी हुई है, एनर्जी फ्लक्स लिखा है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि इंटेंसिटी दी हुई है वही कितनी 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, एक तो क्या पूछता है एवरेज फोर्स कह रहा है, एवरेज फोर्स कह रहा है, तो मोमेंटम तो हमने बताया ही था, इसके दो तरीकों से आप निकाल सकते। एक तो मोमेंटम कितना हो, क्या होता है मोमेंटम, होता है लीनियर मोमेंटम u/c, कल बताया था, कैसे बताया था भाई, u क्या होता है mc²। अरे एनर्जी ऑफ लाइट यानी फोटॉन्स क्या होती है mc², और अगर c से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बच जाएगा mc, मास इनटू वेलोसिटी, वही तो मोमेंटम है, समझ रहे हो ना। u/c, u क्या एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी निकालो, इंटेंसिटी तो एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी क्या है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। 18 है, तो मैं क्या करूंगा एनर्जी के लिए 18 गुना टाइम पर यूनिट टाइम लिख लो, टाइम गुना में, वही तो दे रखा है क्या 18 इंटू टाइम 30 मिनट 30 इंटू 60, और जी एरिया आ गया 30 कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 गुना 10 की पावर -4, इतने जूल है ये, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो मोमेंटम क्या हो गया ये, और फोर्स क्या होती है p/t, वैसे तो होती है डेल्टा p/डेल्टा t, डेल्टा p यहाँ क्या है p, और
क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्बर है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है। जो फोटोन आया एब्जॉर्ब कर लिया, मोमेंटम इंपार्ट कितना हुआ? u by c। समझ रहे हो? तो अब t की वैल्यू क्या है? u by c, और नीचे t भी है। तो t वहां मैं सोच रहा था ना भी गुना करूं तो भी बन जाएगी। कोई नहीं, अब u की वैल्यू रखिए, u है क्या? 18 into 30 into 60 into 20 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई c into t। t वही है 30 गुना 60, t को t भी रख सकते थे, वो कट जाए। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आ गया जी 1600 गुना 36 110 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 into 10 की पावर 120, 1.2 into 10 की पावर -10। इन्होंने गलत सॉल्व करा, सेंटीमीटर के मीटर नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इतने न्यूटन। अब इन्हें कहा परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता तो यहां पर फर्क आ। सेकंड केस में F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। अरे भाई P माइनस माइनस P अपॉन डेल्टा T, यानी कि 2P बाई T दुगना हो जाता। समझ रहे हैं? दूसरा तरीका प्रेशर निकाल सकते थे। प्रेशर का क्या फार्मूला होता है? अगर आपने कल पढ़ा हो तो इंटेंसिटी, देखो मैं बता रहा हूँ, इंटेंसिटी क्या थी बेटा? एनर्जी। मतलब कैसे आप भूल जाओ तो कैसे रिकॉल करना है, I बाई सी था वैसे, लेकिन ध्यान से देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये है ना। अब एनर्जी क्या होती है? फोर्स अपॉन फोर्स इनटू डिस्टेंस, टाइम इनटू एरिया, यही तो है फोर्स इनटू प्रेशर। और S बाई टी क्या है? वेलोसिटी, यानी कि C। तो प्रेशर का फार्मूला जैसा मैंने पहले बताया I बाई सी, ये I बाई सी तो था, गुना में एरिया। प्रेशर आ गया ना, तो फोर्स कितनी आ गई? प्रेशर गुना में एरिया। ऐसे निकाल सकते, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें और भी छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आप बताओ सर, what is the direction of propagation of the wave? और ये वेव में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार मैंने पिछले साल भी स्ट्रेस किया था आपको वेव्स के अंदर। प्रतीक, पॉजिटिव एक्स होगा, पॉजिटिव एक्स, करेक्ट। ये जहां माइनस होता है, वेव क्यों है? एक्स और टी की टर्म
एक ही साइन के आर्गुमेंट में होनी चाहिए, प्लस या माइनस। जब ये माइनस से जुड़ी होती है, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, तो वेव ये बताएगी जो यहाँ है उसके अलोंग, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो आप ये कहेंगे कि भाई पहला है कि भाई वेव प्रोपगेट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने कहा था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बी वाई देख के। ठीक है, बी वाई का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, वेव इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, सेकेंड ये मैंने बदल दिया था इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट। अरे स्टैंडर्ड के साथ इक्वेट करो, ये क्या है हमारा बी वाई, बी नॉट साइन ओमेगा टी यानी 5 गुना 10 की पावर माइनस 5 टी माइनस 5 गुना 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई सी एक्स। ऐसे लिख दिया मैंने, गुना कर दिया खुद। अरे क्या होता है ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई नॉट चाहिए, कैसे निकालेगा? ई नॉट कल तो पढ़ा है बोले थी, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। ई नॉट चाहिए, सी इंटू बी नॉट। सी है 3 गुना 10 की पावर 8 और बी नॉट क्या है? देखो इक्वेट करो स्टैंडर्ड के साथ, बी नॉट 300 माइक्रो टेस्ला। यानी कि 300 गुना 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। गुना करिए तो 9 गुना 10 की पावर 4। अगर मैं वेवलेंथ पूछ लूं तो अगर ना के कितना इसमें? के एक्स यू है सारा से, के है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाई सी 3 इंटू 10 की पावर 8 और के क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा कितना आ गया? 6 पाई गुना 10 की पावर 8 बटे 5 गुना 10 की पावर माइनस 5, जो भी आ जाए इतने मीटर। इसमें पूछा नहीं है पर मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूं समझ। ठीक है, एवरेज पहले नीचे वाला देखते, चौथा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बताएगा तो बोल भाई। तो अरे ऐसी ही तो इक्वेशन आएगी, ई बराबर है ई नॉट साइन, अंदर वाला तो कुछ बदलना है नहीं, वही उसमें आएगा टी माइनस 5 गुना 10 की पावर माइनस 5 बटे सी इंटू एक्स। ई नॉट की वैल्यू मुझे पता है क्या? उसमें बी ही दे रखा था, मैंने जानबूझ के बी वाई लिख दिया। आपको एक और बात समझाने कि मान लिया ये जैसे मैंने वहां केवल बी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने बी वाई लिख दिया और यहाँ वेक्टर लगा दिया। ठीक है, यहाँ ये सारा लिख के आगे जे कैप भी लिख सकते हैं। तो जे कैप का मतलब ये नहीं समझना कि डायरेक्शन बदल गई है,
वेव की डायरेक्शन तो ये बताएगी साइन के आगे क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के जेड होता तो मैं कहता जी ये प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, या ओमेगा टी प्लस के जेड होता तो कहता माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए समझाना चाहा, यहाँ वेक्टर एरो लगा लो आप, बी वेक्टर ये डी वाई वेक्टर ये सारा तो है ही, और बाद में क्या लिख लो जे क्या अंडरस्टूड। लेफ्ट साइड में वेक्टर तो टोटल राइट में वेक्टर ही आएगा। ठीक है, यहाँ बी वाई ना लिखते, बी लिख के वेक्टर लिख के बाद में जे लिख देते तो भी आप समझ देंगे वाई के अलोंग ही कह रहा है, बी की डायरेक्शन जे कैप के अलोंग। अब आपको एक बात समझाई थी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वेव किधर जाएगी, ई क्रॉस बी बताएगा। इसमें दो बातें तो क्लियर, दो बातें दी गई होंगी, और मैंने कहा बोर्ड में भी आया, ड्रॉ करिए वेव को कि इलेक्ट्रिक इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसे कैसे वेरी करेगा, ये हमने देखना है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है एक्स एक्सिस के, ना वेव किधर जा रही है एक्स के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किधर है वाई के अलोंग, और डायरेक्शन क्या क्या आनी चाहिए, ई क्रॉस बी, अरे राइट हैंड आना। तो अब क्या पता रह गया, वो रह गया जेड रह गया, जेड या माइनस जेड, परपेंडिकुलर होंगे ना तीनों, एक्स एक्सिस के लोग डायरेक्शन आ गई, वाई एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो अब ये ई क्रॉस बी ऐसे घूमेगा, ई क्रॉस बी, तभी तो इधर आ रही है डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, माइनस जेड के अलोंग। तो यहां पर ये तो मैंने लिख दिया ई नॉट ऐसे, ई नॉट की वैल्यू क्या ये रही 9 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे, लेकिन यहां अगर एरो लगाऊं तो यहां माइनस के कैप आएगा, यानी इसके साथ में अगर लिखूं तो के कैप, लेकिन यहां माइनस। या यहां जेड भी लिख सकते। तो ये बातें आपको डायरेक्शन समझाने के लिए मैंने इम्प्रोवाइज की है। यदि ई क्रॉस बी हमेशा रहेगा, यद्यपि आते नहीं क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आते, एक न्यूमेरिकल ये तो आता है ई नॉट बाई बी नॉट का तो कई बार आया है, एक ये जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्शन वाला कई बार आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डायरेक्शन किधर होगी, या डायरेक्शन इधर जा रही है वेव, जैसे इसी में पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, वेव एक्स के अलोंग जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो जी माइनस जेड एक्सिस। समझ रहे हो, तो इस तरह से होगी। फिर एनर्जी डेंसिटी टोटल, इन्होंने वैसे पूछ रखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। उसकी बजाय मैं क्या लिख दूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ई नॉट में निकाल चुका हूं लेना, तो ई नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ रहे हो, इस तरह से टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो इसका डबल कर दूंगा, क्यों, अरे बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी उतनी, मैग्नेटिक के साथ भी उतनी, दोनों बराबर होती है। ठीक है, इसलिए आप ठीक, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, व्हाट इज कॉमन फीचर of all electromagnetic waves? What is common feature? तो सोरा ठंडा पानी ठंडा कॉमन फीचर क्या है? सारी ईएम वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है।
all electromagnetic waves travel with velocity of light. समझ गए? ये हो गई। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रेशियो ऑफ, व्हाट इज रेशियो ऑफ velocity of two EM waves of wavelength 4000 angstrom and 8000 angstrom in vacuum. What is ratio? तो बोल भाई, तमन्ना, हो जाएगा। अरे इसके ऊपर क्या भक्ति संगीत बताया था। वन एक सब सेम वेलोसिटी से चलती है, तो जब सेम से चलेंगी तो रेशियो एक नहीं आएगी। ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये है।